जय हिंद दोस्तों। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी भाई ऑप्टिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है। और कुछ बच्चों का मैसेज आया कि स्पेशली प्रिज्म के ऊपर ही बनाया जाए। और प्रिज्म के ऊपर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग आजकल आप लोगों को जो ये टॉपिक है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और प्रिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपकी बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप देख लीजिए कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। आप लोग सभी लोग 10th में प्रिज्म की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, ठीक है। इमेजिन करो भाई ने प्रिज्म होता कैसे। देखो अगर आपको सिंपल बोलूँ, ठीक है, मैं प्रिज्म का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, यहीं से प्रिज्म की डेफिनेशन निकलेगी, ठीक है। अ प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस which has which has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces which are bounded at a certain angle। ये क्या बोलते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल दिया मैंने। देखो अपने माइंड में सोचो, ये मैंने मार्कर रखा, ये मैंने क्या बनाया, ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल को बिल्कुल खींचते हुए ऊपर ले आओ। ऊपर ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल नीचे बन गया, एक ट्राइंगल ऊपर बन गया, दो ट्राइंगल बन गए। इस साइड क्या बना, रेक्टेंगल। इस साइड क्या बना, रेक्टेंगल। इस साइड क्या बना, रेक्टेंगल। तो प्रिज्म के अंदर दो तो हुए ट्राइंगुलर फेस और तीन हुए रेक्टेंगल फेस। समझ आ रहा है, दो हुए ट्राइंगल फेस और तीन क्या हुए, रेक्टेंगल फेस। बोलो यार, बोलते रहो, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है, प्रिज्म इज अ सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस व्हिच हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। और ये सारी की सारी रेक्टेंगुलर सरफेसेस किसी न किसी एंगल पे बॉन्डेड होती है। जैसे ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल सरफेस ये रही, एक रेक्टेंगल सरफेस ये रही, तो इनके बीच में एंगल, फिर एक इन दोनों के बीच में एंगल, एक इन दोनों के बीच में एंगल। तो जितनी भी आपकी रेक्टेंगुलर सरफेस देखिए, ये रेक्टेंगुलर सरफेस आ रही है एक, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपको नीचे दिख रही होगी और एक रेक्टेंगल आपको इस साइड दिख रही है। ट्रायंगल सामने और सामने पीछे, आगे पीछे ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सब के सब किसी एंगल पे बाउंड हो रखे हैं। देखो देख रहे हो, कोई ना कोई एंगल पे बाउंड हो रखे हैं, ठीक है। तो इन एंगल के स्पेसिफिक नाम होते हैं, वो डिपेंड करता है लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, तभी उसको वो नाम देंगे, वरना उसको नाम नहीं देंगे, ठीक है। जिस एंगल पे बाउंड होती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को प्रिज्म की डेफिनेशन समझ आ गई। बोलो यार, अ प्रिज्म इज अ होमोजेनियस रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस which is having two triangular faces and three rectangular lateral surfaces which are bounded at a certain angle and that particular angle is known as angle of प्रिज्म, ठीक है। चलिए समझ आ रहा है, बोलो यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो, अब ये ठीक है, चलो एक बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म की बात कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये प्रिज्म का फ्रंट व्यू है, ठीक है, यही मिलेगा आपको बुक्स में। ये मैंने दूसरा प्रिज्म ले लिया, ठीक है। ये सरफेस वन, ये सरफेस टू, ये सरफेस थ्री, ये सरफेस वन, ये सरफेस टू, ये सरफेस थ्री, ठीक है। मेरे पास आया मोहनलाल। मोहनलाल ने क्या किया, मोहनलाल ने एक मिनट देखना भाई, मोहनलाल ने, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है। मोहनलाल ने बोला भाई लाइट यहाँ से आई, ठीक है, और ऐसे आके ऐसे चली गई, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, और लाइट ऐसे आके ऐसे चली गई, ठीक है। हमेशा याद रखना, जिन दोनों सरफेस से रे टकरा रही है उन दोनों के बीच के एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि इस केस के लिए तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया। लेकिन अगर लाइट यहाँ से आके यहाँ को निकल जाती, ठीक है, यहाँ से आके यहाँ को निकल जाती, तो फिर ये वाला एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता। यानी कि एंगल नंबर थ्री किस जो साइड की साइड है ये एंगल। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कभी फिक्स नहीं होता, इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपकी रे ऑफ लाइट किस सरफेस से आ रही है और किस सरफेस से निकल रही है। उन दोनों सरफेस के बीच, मतलब किन दो सरफेस के बीच में रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। कूल है, समझ आ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में, आपको प्रिज्म की डिफरेंस समझ आई, ठीक है। अब एक ऐसी बात जो कि आपको बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाने वाले, इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो क्यूरियोसिटी होनी बहुत जरूरी है कि हम प्रिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं। मैं आने को, मैं भी सीधा जो एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट दिए हैं, बुक्स में जो कंसेप्ट दिए हैं, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में, उन पे आ सकता हूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि हम लोग प्रिज्म को ही क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल एक एक जैसे छोटे से बच्चे थे 10th में, तो आप लोग ये पढ़ते थे कि भाई साहब ये लाइट आई और इसमें गिन दो कितने हो रहे हैं, साथ ही होने चाहिए, ये एक दो तीन, कितने भी, एक दो तीन चार पाँच, एक निकाल लो कहीं से भी, ठीक है। तो आप भी ये पढ़ते थे कि एक प्रिज्म के अंदर से जब व्हाइट लाइट निकलती है तो उसमें सतरंगी समा बिखर जाता है, विप विप, VIBGYOR, विप गियर। बनता नहीं बनता। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है भाई, ये बना, ठीक है, इसके बनने के पीछे रीजन क्या है, इसको आप सबको होता है, इस फिनोमेना को डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है।
अब जो इसके बनने का लॉजिक है वो इसके नाम से निकल के आया, ठीक है। और प्रिज्म क्यों पढ़ रहे हैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। बोलो यार, अरे सोचो, एक मिनट सोचो, बोलो सोचो, सोचो यार, सोचो। चलो नहीं सोच पा रहे हो, मैं सुनाता हूँ। देखो, हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं। एक होते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, एक होते हैं नॉन डिस्पर्सिव। यार ये चीज आपको हर बुक में मिलेगी, जो ये पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझो। डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव। देखो, इनका नाम बोल रहा है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव मतलब भेदभाव करना, ये फर्क करते हैं। यानी कि डिस्पर्सिव मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जो लाइट, जैसे उन पर लाइट आई ना तो वो पहचान जाते हैं, ओ तेरी, इसके अंदर 7 अलग अलग कलर हैं, 4 अलग अलग कलर हैं, 5 अलग अलग कलर हैं। मतलब वो पहचान जाते हैं कि उनके पास जो लाइट, जो व्हाइट लाइट आ रही है उसके अंदर कितने कंपोनेंट है। आप पहचान, मैं बोल रहा हूँ पहचान जाती है। लॉजिकली ऐसा नहीं होता। लॉजिकली होता क्या है, डिस्पर्सिव मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है, जैसे ही उसके पास एक व्हाइट लाइट आई, जैसे ही उसके पास एक व्हाइट लाइट आई, वो पहचान जाता है कि जो लाइट आ रही है इसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है। यानी देखो, आप सबको पता है कि व्हाइट के अंदर 7 कलर होता है और हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसे रेड की वेवलेंथ अलग होती है, वायलेट की अलग होती है, ग्रीन की अलग होती है। तो जो ग्लास, जो ये स्पेशली ग्लास होता है, जिससे प्रिज्म ग्लास से बना होता है, तो जो ग्लास होता है ये एक डिस्पर्सिव मीडियम है। कैसा मीडियम है, डिस्पर्सिव। तो ये पहचान जाता है, हाँ यार अलग अलग लाइट आ रही है। तो क्या करता है ये ना, हर कलर की लाइट को अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। यही, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। ये डिस्पर्सिव मीडियम की ही डेफिनेशन है। डिस्पर्सिव मीडियम एक ऐसा मीडियम है जो जो लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर डिफरेंट वेवलेंथ को डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। मतलब अगर रेड आया तो उसे कुछ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, अगर वायलेट आया तो उसे कुछ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, अगर ग्रीन आई तो उसे कुछ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। तो समझने की बात बिल्कुल सिंपल है, हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, ये उतना ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम ऑफर करेगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा ये उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। तो हमेशा याद रखना, इसीलिए जो रेड कलर की लाइट होती है वो उसको देखता है, बोलता है अरे तेरी रेड है, तो उसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम देता है। इसीलिए रेड वाली लाइट सबसे पहले निकलती है प्रिज्म से, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और वायलेट का इंडेक्स सबसे ज्यादा ज्यादा ऑफर करता है वायलेट को, वो इसलिए वायलेट लास्ट में निकलती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि भाई साहब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसको ऑफर किया, तो आप बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में वायलेट को ऑफर किया। समझ आ रहा है डिस्पर्सिव। इसके बिल्कुल उलट नॉन डिस्पर्सिव वो होते हैं जो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, जो पहचान नहीं पाते। ठीक है, व्हाइट लाइट आई, अरे एक ही है तो व्हाइट है, व्हाइट है, चल निकल। जैसे वैक्यूम, वैक्यूम में स्कैटरिंग होती नहीं, ठीक है। तो इस तरह के मीडियम को बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, जो भेदभाव नहीं करते। क्योंकि प्रिज्म भेदभाव करता है, प्रिज्म 7 कलर की लाइट दिखाता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। बोलो यार, ठीक है। अब समझ आ रहा है, ठीक है। अब डेविएशन समझना बहुत सिंपल है, लाइट यहाँ जानी चाहिए थी, कहाँ गई, ये किसका डेविएशन हुआ, रेड का, और ये वाला किसका डेविएशन है। इस तरह से आपको डेविएशन को पढ़ना है। अब उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है, ठीक है। डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव क्या होता है, बोलो। अब आता है सीधा, तुझसे कितना प्यार करूं। अभी देखो, सबसे पहले ये मैंने प्रिज्म बनाया, ये प्रिज्म कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। मैं इससे और इससे रिफ्लेक्शन कराऊंगा, इसका नाम तो ए बी सी, ठीक है। यही एंगल ऑफ प्रिज्म है। अभी तो बताया मैंने, मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन कराऊंगा। देखो होता क्या है, समझने की कोशिश करो। मान लो मैंने एक रे ज़्यादा ऊपर चली गई, मैंने एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कराई, ठीक है। और ये मैंने बनाया इस सरफेस का नॉर्मल, ये सरफेस है, इसका नॉर्मल। तो ये मैंने बनाया सरफेस, सरफेस का नॉर्मल, यानी कि यहाँ से इसका एंगल कितना है, 90, ये नॉर्मल है। तो इसी को पॉइंट दे सकते हो आप, इसको नाम, ये पॉइंट का नाम है एन, ठीक है। ये मेरी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। स्पीड से लग लगी तो वीडियो भी ना वो स्पीड बढ़ा देना, 1.25 या 1.5 जितनी करनी कर देना।
ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ, गलत हो गया, नॉर्मल रेस के बीच का ना, ये मेरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब हुआ क्या, रेयर, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, बीच में गिलास है, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर, तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, देखो ऐसे जा रही थी, जानी कैसे चाहिए थी, बोलो यार, अगर एक गिलास नहीं होता ऐसे नहीं, सीधी है क्या, हाँ सीधी है, तो अगर गिलास नहीं होता, बोलो यार, अगर गिलास नहीं होता तो सीधी निकल जाती, लेकिन यहाँ पर गिलास होते बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब फिर दुर्घटना घटेगी, अब ये कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, अब बनाते हैं इसका नॉर्मल इधर, नॉर्मल जोड़ रहा हूँ, बताऊँ अभी आगे पता लगेगा इंपॉर्टेंस क्या, पी एन इसको इसको नाम देता एम, ये देख नॉर्मल है, अब की बार क्या होगा, लाइट ऐसे आ रही है, अब कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, तो नॉर्मल की तरफ होगी, नॉर्मल से अवे होगी, नॉर्मल से अवे होगी, तो ये होगी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं जो फाइनली एंगल बाहर निकला इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब आप बताओ, ये जो एंगल बना इधर, ठीक है, ये क्या बना, इस वाली रे के लिए क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 एट सरफेस 1, छोटा लिख रहा हूँ इसलिए बोल भी रहा हूँ, समझ जाएगा, तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, तो इसको बोलते हैं R2, इसे क्या बोलते हैं, R2, बोलो यार, ठीक है। ये डायग्राम को समझ आया, बहुत बेसिक, बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने चीज समझाई क्या क्या है, तो आप बिल्कुल साइड में आपको सबको लिख देना, एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ई क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रेजेंस, R1 क्या होता है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2 क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, समझ आ रहा है, बोलो यार, ठीक है, बहुत बेसिक इसमें, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो कोई आपसे बोले कि भाई डेविएशन कितना है, आप बोल रहे एक मिनट, तो कोई आपसे बोले भाई डेविएशन कितना है, पानी पी लो, तो कोई आपसे बोले भाई डेविएशन कितना है, अगर मैं आपसे बोलूँ डेविएशन कितना है, आप बोलोगे भाई जाना था यहाँ, देखो ना, मैं तेरी था, ठीक है, जाना था यहाँ और पहुंच गए यहाँ, तो इसका मतलब डेविएशन कितना आया, इसको पीछे लेके चलो पता लग जाएगा डेविएशन कितना आया, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मार कर पहुंच गया, ठीक है, तो इसको पीछे लेके जाओ, हाँ, तो इसको जाना था यहाँ, ये पहुंच गया यहाँ, तो जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, यही तो है डेविएशन, डेल्ट, कुछ लोग इसको आगे बना सकते हैं ऐसे, डेल्ट, समझ आया, आपको डेविएशन का एंगल समझ आ रहा है, बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आपको डेविएशन का एंगल समझ आ गया, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा इधर पे आए, ठीक है, और अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ, ये जो देखो ये एंगल आई है, तो ये पीछे वाला एंगल है पूरा का पूरा आई होगा, ये पूरा एंगल आई होगा, अपोजिट एंगल है, तो जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा, आई माइनस R1, ठीक है। ऐसी तरह से ये पूरा का पूरा एंगल ई है, तो इसके पीछे जो पूरा का पूरा एंगल होगा ये ई होगा, लेकिन ई में से R2 निकल चुका है, तो ये कितना बच गया, ई माइनस R2। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो छोटा सा ट्राइंगल बीच में बन रहा है ये वाला, इसको उठा के अलग इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसमें जो ये वाला एंगल मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ये क्या है, आई माइनस R1, और ये वाला एंगल क्या है, ई माइनस R2, और ये एंगल क्या है, डेल, बोलो यार, दिख रहा है क्या, छोटा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, जूम करूँ क्या, ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलेगा इतना, ठीक है, थोड़ा समझ बोल भी दे रहा हूँ मैं, तो ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है पूरा ढंग से दे उसको ई माइनस R2, ये वाला एंगल, ठीक है। अब इस छोटे ट्राइंगल को उठाकर मैं इधर ले आया, बाहर एंगल बन रहा है डेल, अंदर है आई माइनस R1, ये है ई माइनस R2, आपने 10th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो इंटीरियर के जो दोनों सम होते हैं उनके क्या होता है, बराबर होता है, माइनस प्लस, तो ये तो पहला एंगल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, यार इस पे ना इसमें ठीक है, डेल आई और ई को साथ में लिख लो,
माइनस दोनों से कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 बन गया R1 प्लस R2। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब एक और जुगाड़, ध्यान से देखना। अब मैं थोड़ी देर के लिए ना इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि ना वरना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। यहाँ पर ये वाले एंगल मिटा रहा हूँ, वरना हो जाएगी क्या बोलते हैं, घिच पिच घिच पिच घिच पिच घिच पिच होगी, हटा दें। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं। आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेटर दिख रहा है? दिख रहा है कोऑर्डिनेटर? बोलो यार, मेरे को दिख रहा है, ये रहा कोऑर्डिनेटर। इसको बना दो P। तो इन क्वाड्रिलेटरल प्रणाम बोलो उसका ANP ANPM ANPM। ठीक है, बोलिए इसके अंदर आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल तो 90 है। अरे सरफेस नॉर्मल के पीछे एंगल 90 होगा, तो अगर ये 90 है तो इसमें जो ये पूरा अंदर एंगल बन रहा है, ये सरफेस देखो, ये मैंने सरफेस पकड़ ली प्रिज्म की, और ये नॉर्मल, ये पूरा का पूरा 90 है। सेम ऐसे ही ये सरफेस और ये पूरा का पूरा एंगल 90 है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो कौन कौन से एंगल ऐड होंगे? एक तो एंगल ए ऐड होगा, मैंने सीधा एंगल ए लिख दिया। एक एंगल ऐड होगा ए एन पी प्लस एक ऐड होगा ए एम पी, और एक ऐड होगा एंगल एन पी एम, ये वाला एंगल ना। चार एंगल ऐड हो गए, एक ये 90, एक ये 90 और एक एंगल ए। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा ये? 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसमें क्या करो, एंगल ए को तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे रहने दो, प्लस ए एन पी तुम कितने हो? तुम तो 90 हो। ए एन पी तुम हो 90 डिग्री, प्लस ए एम पी तुम भी कितने हो? 90 डिग्री, प्लस एंगल एन पी एम इक्वल टू कितना बन गया? 360 डिग्री। 90 सोल्व करके कट जाएगा, तो ये कहाँ से क्या आएगा? एंगल ए प्लस, बोलो, एंगल ए प्लस एंगल एन पी एम, कितना आ गया? 180 डिग्री। तो इसके लिए बना दें इसको क्वेश्चन नंबर 2। सही बात है? ठीक है, चलेगा? चलो चलाते हैं, चलाना ही चलेगा। ठीक है, अब यार एक बात समझ आ गई। ठीक है, इस डेविएशन को ना एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में लाना है। किसके टर्म में लाना है? एंगल ऑफ प्रिज्म की, उसी की कार में जाएगी। ठीक है, तो अब यार एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एनपीएम भी है। ये एनपीएम कहाँ है? कौन से ट्रायंगल में है? इस छोटे ट्रायंगल में है, तो हमें इसे कहीं ना कहीं भगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम फिर से पकड़ेंगे एक बार इन ट्रायंगल। कौन सा है ट्रायंगल? है पी एन एम। मैंने ट्रायंगल पकड़ लिया। इस ट्रायंगल में अगर कौन कौन सा एंगल है इसमें? एक तो R1 है, एक R2 और एक एंगल है। तो आप क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन पी एम, क्या बोलेंगे? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। ये क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 3। जरा 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। इसको 1 और 2 और 3 को कंपेयर कीजिए। ध्यान से देखिए, इसे और इसे कंपेयर करो यार, कंपेयर। ठीक है, 180 की जगह पे 180 है। ठीक है, एनपीएम की जगह पे एनपीएम है। तो ए की जगह पे क्या आ गया? R1 प्लस R2। इसका मतलब आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, यहाँ से एनपीएम की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, फिर अपने आप R1 R2 निकल जाएगी। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, कंपेयर करो ना। देखो 180 की जगह पे 180 है, ठीक है, एनपीएम की जगह पे एनपीएम है, ठीक है, तो ए की जगह पे क्या आ गया? देखो यार, ठीक है, क्या आ गया? हाँ, R1 प्लस R2। तो ए की जगह पे क्या आ गया? एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? R1 प्लस R2। इसे कभी नहीं भूलना, ये एक बहुत तगड़ा बात है। क्वेश्चन नंबर 4। सही बात है कि नहीं बात है? बोलो यार। ठीक है, नोट कर लो, अगर करना है रफ कॉपी में बिठा दो। अब मेन में चीज ये समझ आ गया यहाँ तक? अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ यूज कर लूँ तो क्या आ जाएगा? डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस पूरा का पूरा क्या आ गया? ए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो डेविएशन है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में आ गई है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप मार्केट से प्रिज्म लेके आओगे तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म नॉलेज
होगी, ठीक है। जो एंगल अंदर बन रहे हैं इनकी आपको नॉलेज नहीं है, किस एंगल पे आप मार रहे हो लाइट वो भी आप मेजर कर सकते हो, किस एंगल पे लाइट निकली वो भी आप मेजर कर सकते हो, आई और ई, और ये आपको लेबोरेटरी से पता होगा। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसे एंगल है आपको पता है, R1 R2 की हमको नॉलेज नहीं थी, बट सरफेस के अंदर कितना बन रहा है हम कैसे नापें, वो नापना पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए ये ऐसे एंगल्स की टर्म में आ चुका जिनकी डिटर्मिनेशन काफी ईजी होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डेथ का फॉर्मूला, ठीक है। बट इतना ही जानना काफी नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, मैं आपको एक और बताता हूँ, देखिए एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ई आगे लिख लूँ और आई पीछे लिख लूँ, कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। जब तुम खुद ही बोल रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ा, जब हमने आई और ई को एक्सचेंज कर दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जब मैं आई और ई को यहाँ एक्सचेंज करूंगा तो क्या होगा समझने की कोशिश करना। अगर मैंने इसको लिख लिया आई और इसको लिख लिया मैंने ई, तो इसका मतलब ये इमरजेंसी ई है, ये इंसिडेंट है, इसका मतलब लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ को जा रही है, समझ रहे हो कंसेप्ट, समझ रहे हो? इसका मतलब एक प्रिज्म के अंदर लाइट इधर से आई इधर को गई, चाहे इधर से आई इधर को गई, वो एक ही बात है। मतलब एंगल आई और एंगल ई दोनों सेम रोल प्ले करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। फिर बनेगा, फिर बनेगा भैया। तो अब तक जो हमने ड्राइव करी कुछ इंपॉर्टेंट चीज उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमने ड्राइव किया डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, और हमने ड्राइव किया ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। ये दो रिलेशन हमने तक ड्राइव करे, ठीक है। इन दोनों की हमें कहीं अभी जरूरत पड़ सकती है, क्वेश्चन नंबर जरूरत पड़ सकती है। अब होता क्या है कि हमारी जो बुक के अंदर है उसमें हमको एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। मतलब किसी भी प्रिज्म से जब भी कोई लाइट पास होगी तो हम उसको किस एंगल पे इंसिडेंट कराएं। मतलब जैसे मान लो प्रिज्म था, मैं कौन सा एंगल यहाँ से मारूं, ठीक है। जैसे मान लो ये प्रिज्म था, ठीक है, समझ नहीं, ये प्रिज्म था, ये इंसिडेंट एंगल था, मैं कौन सा इंसिडेंट मारूं, ये मारूं कि ये मारूं कि ये, कौन सा इंसिडेंट एंगल मारूं कि जो मुझे यहाँ डेविएशन मिले, जैसे लाइट आ जा रही थी ना, जो मुझे डेविएशन मिले, ये डेविएशन कम से कम हो। अब हमें उसके लिए काम करना है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि भैया मिनिमम डेविएशन के लिए जो सिंबल होता है वो होता है डेल एम और डी एम, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि भाई साहब अगर डेविएशन को मिनिमम करना है तो उसके लिए सिमेट्री होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिमेट्री होने का मतलब है, सिमेट्री होने का मतलब ये है कि आप आई को ई से रिप्लेस कर सकते हो और ई को आई से रिप्लेस कर सकते हो, हमने बताया ही, ठीक है। सिमेट्री होने का मतलब ये है कि एंगल आई और एंगल ई दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तभी क्या होगी मिनिमम डेविएशन। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं आपको एक बार समझाता हूँ, देखिए। ये कौन सी है? जग से हारा ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ए बी सी, ये कौन सा पॉइंट था एन, ये क्या था एम, ये था पी, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा था इसकी आपको ऑलरेडी नॉलेज है, ये वाला एंगल क्या था आर वन, ये वाला एंगल क्या था आर टू। देखिए मिनिमम डेविएशन के लिए कुछ कंडीशन है, वो क्या है, सिर्फ एक कंडीशन तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो एनसीईआरटी मेंशन करती है। वो कंडीशन ये है कि जब भी जब भी आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम करना है तो आपकी जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो ये जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे तो यही है ना, ये तो इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है इट मस्ट बी पैरेलल टू द बेस बीसी, इट मस्ट बी पैरेलल टू द बेस बीसी। तो हमेशा देखिए फॉर मिनिमम, यानी कि डेविएशन सबसे कम हो, फॉर मिनिमम डेविएशन, क्या बोला मैंने, बोलो यार, रिफ्रैक्टेड रे, refracted ray must be parallel to base of prism। यहाँ पर कौन है BC, BC यहाँ पर कौन है BC, बोलो यार समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए ये समझ आ गया। अब यार हमने कर तो लिया, इस रे को पैरेलल मानने के जरा आउटकम देखते हैं
क्या आउटकम्स हुए इसको पैरेलल मानने के? भाई ये थोड़ी बुक ने बोला पैरेलल तो हमने मान लिया, हमको उसके आउटकम देखने पड़ेंगे। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, हमको उसका आउटकम देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये पैरेलल हुई, ठीक है, तो उस केस में एक तो I इक्वल्स टू ई हो जाता है, ठीक है, दूसरा R1 इक्वल्स टू R2 हो जाता है, ठीक है। यानी कि इफ अगर आप मान रहे हो कि जो डेविएशन है वो मिनिमम हो जाए, इफ डेल इज इक्वल टू डेल एम, मतलब इफ डेविएशन इज मिनिमम, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके होते ही एक तो ये कंडीशन बन जाती है और एक ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है। अब R1 इक्वल टू R2 है, तो इन दोनों को ही मैंने किसी और एंगल R के बराबर मान लिया। क्यों बार बार दो नंबर इसका करूंगा अगर इक्वल नहीं है तो? अब जरा मानते हैं इक्वल क्यों। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे इक्वल हुआ। देखो थियोरेटिकली फॉर्मूला आप जाना चाहें तो अलग बात है, ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए ऐसे ये इक्वल कैसे हुए। देखो मान लो मेरे पास ये मान लो मेरे पास एक बेस है, ये एक बेस है, ठीक है ये। इसके ऊपर जो लाइन खींची है कैसी है, इसके पैरेलल, ठीक है, इसका मतलब मान लिया कि आपने इसके पैरेलल है, ठीक है। अब क्या करो, आप इन दोनों को इस तरह से जैसे जुड़ रहा है, इन दोनों को इस तरह से जोड़ो, अपने आप आपको ये एंगल जो है वो इक्वल बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने लाइन कैसे बनाई है, ये पैरेलल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ R1 इक्वल टू क्या है, R2। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, गलत काम करके देखो पता लग जाएगा। इस लाइन को इसके पैरेलल मत बनाओ, ठीक है। अब इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, क्या आपको ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल बनते हुए दिख रहे हैं? ये एंगल काफी बड़ा दिख रहा है, हो गया ना फर्क। इसका मतलब अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। वही तो बोलना है मैं तुमको, थ्योरेटिकली मत जाओ, फिजिक्स मीन फिजिकली। आप चीजों को फिजिकली देख के समझना कुछ, कोई आपसे नहीं पूछेगा आपने इक्वल कैसे प्रूव किया, ठीक है। आप चीजों को फिजिकली समझ जाओ, ठीक है बेटा, तुम समझ आ गया ना। इसीलिए हमारा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R1 है। अब यार इतनी मस्त चीज़ है, देखो मैं आपसे जब मैंने स्टार्ट किया था मिनिमम डेविएशन, मैंने आपको बताया था कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है जिसपे डेविएशन क्या हो, मिनिमम, क्योंकि वही हमारे कंट्रोल में, हम किस पे लाइट मार रहे हैं। भाई जो तुम मेहनत पुट कर रहे हो, जो तुम इनपुट दे रहे हो, वही तुम्हारे हाथ में है, आउटपुट तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। इनपुट तुम्हारे हाथ में, इंसिडेंट एंगल, तो उसी पर हमको ध्यान देना है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस सब इन्फॉर्मेशन को इससे पिछले इक्वेशन में यूटिलाइज करो, कर सकते हो। आई ई बराबर है तो डेल की वैल्यू क्या हो गई, आई प्लस आई, ठीक है। ए की जगह पे थोड़ी अगले ए रहने दो, तो ये क्या बन गया, डेल क्या बन गया, आई प्लस आई, 2i माइनस ए, ठीक है, एक तो ये बन गया। आप मुझे एक बात बताओ, R1 R2 दोनों R के बराबर है, जब मैं दोनों को यहाँ पुट करूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, R प्लस आर, ये भी R है ये भी R है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2R। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी, हमेशा ध्यान रखना, अरे सॉरी ये गलती हो गई, ये तो मिनिमम हो गया ना। हमेशा ध्यान रखना है जब भी कभी वो मैं बोल दें मिनिमम डेविएशन, जब भी कभी बोल दें मिनिमम डेविएशन, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो हमेशा कर देंगे, सत्य हो जाएंगे। यानी R की वैल्यू ए की हाफ हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि जो ये फॉर्मूले हैं ये मिनिमम डेविएशन के लिए पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं आपको ये फॉर्मूला लिखूं कहीं पर, ये वाले फॉर्मूला अगर आपको इस तरह से लिखे हुए हैं, इसका मतलब डेविएशन तो है, बट वो मिनिमम है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर ये फॉर्मूला लिख देता है तो इसकी पक्की पूरी पूरी गारंटी है। अब देखो आपको समझ आ गया मिनिमम डेविएशन के लिए, ठीक है। अब हमारा एम था इंसिडेंस एंगल निकालना, तो एक काम करो, ए को यहाँ भेज दो, तो डेल एम माइनस ए अपॉन 2 इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है बोलो यार, ठीक है, अभी मिटा दूं यहाँ से ये कार्रवाई, इसको आपने यूज कर लेना अब, ठीक है, ठीक है। तेरे 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 अबे गिर क्यों रहे भाई, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े खड़े हो जाओ। अब देखो यहाँ से मैंने आई निकाल दिया ना, ठीक है, इसको भेज दो, फिर से दोबारा निकाल देता यहाँ पर, तो आई की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ जाएगी, डेल एम प्लस ए अपॉन 2। यानी कि ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो अगर आप प्रिज्म पे मारेंगे, यानी कि अगर आप किसी भी रे को इस एंगल ऑफ, इन बातों का ध्यान रखते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप ये एंगल मारेंगे तो जो आपका डेविएशन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो एक तो मिनिमम डेविएशन में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और किस एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बोलो यार यहाँ तक समझ आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस और मिनिमम डेविएशन समझ आया होगा, ठीक है। अब इसी टॉपिक का एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, अभी तो 29 मिनट हुए,
इस टॉपिक का एक लास्ट टॉपिक है, उसको भी लेते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इस केस के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिगर नहीं बिठाता, फिगर रहने देता हूँ। बोले हाँ समझ आ रहा है। तो जो जो चीज़ हमने यहाँ बना के लिख दी उनको समझ लेते हैं। एक तो हमने आई निकाल लिया और एक हमने आर की वैल्यू निकाल दी a/2, ठीक है। जिन चीज़ की मुझे पहले से फिर आ रहा है, जो मुझे जरूरत पड़ने वाली है, उनको मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। बोलो यार, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, हम अब निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस केस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपने बचपन में जब सबसे पहली बार 10th में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज सुनी, तो उस टाइम पे आपने एक लॉ सुनी, उसका नाम था स्नेल्स लॉ। उस टाइम पे आपको बड़ा छट्टे में पढ़ा दिया गया था, भाई साहब बच्चों ये एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट आई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऊपर वाले का साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस और नीचे वाले का साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्योंकि मुझे सीधा ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इसमें पढ़ाने का भी टाइम नहीं मिला, ठीक है। उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, प्रॉपर किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब जरा मैं यहीं पे से खोलूँ, ये पता लग जाएगा आपको इसका मतलब क्या होता है। रिपीटेड इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिपीटेड इंडेक्स ऑफ 1, इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको उधर कर दो मल्टीप्लाई, म्यू 2 इंटू साइन आर, और ये क्या बन गया, म्यू 1 इंटू साइन आर। समझ आया? नहीं समझ आया, मुझे पता नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा ध्यान से। देखो मैं समझाता हूँ जुगाड़ के। स्नेल्स लॉ लगाने का सिंपल वाली, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। स्नेल्स लॉ हमेशा किसी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर लगती है। किस पर लगती है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मान लो वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, ठीक है। बाहर वाला मीडियम 1, अंदर वाला मीडियम 2। हमेशा याद रखना, जिस मीडियम से आ रहे हो पहले उसका इंडेक्स इनटू साइन के साथ उसका एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू कर दो। किस में जा रहे हो, मीडियम 2 इनटू उसका एंगल, उसका एंगल क्या है, साइन आई। समझ आ गया? इसमें लगाना आ गया। इसमें से कुछ लगाना, जैसे मान लो एक सरफेस थी, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है, तो इसका मीडियम इनटू साइन के साथ इसका एंगल इज इक्वल्स टू, अंदर गई, इसका इंडेक्स इनटू साइन के साथ इसका एंगल। समझ आ गया? भूल जाओ इसको, ये सब भूल जाओ लोग, बस ये याद रखो। हलो समझ आ गया, ठीक है। ये इससे समझा क्योंकि यहाँ लगने वाला है, बता दूं। अब जो मैंने आपको भी समझाया उसको इसी में लगाओ। सबसे पहले जो फंस गया आपके पास, ये क्या है, म्यू पहले लिखो, ऐसे लिखना, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर अप्लाइंग, लिखिए था, डाउट होता है तो ये स्पेलिंग आती नहीं आती। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस ए बी के लिए लगाओ। अरे आपको सिखाया, इससे जा रहे हो, ठीक है ना, 1 से जा रहे हो तो 1 का इंडेक्स इनटू साइन के साथ बाहर वाले का एंगल इक्वल्स टू, अब बात करते हैं अंदर वाले की, तो अंदर वाले का इंडेक्स क्या है, म्यू 2 इनटू साइन के साथ r1, और आपको पता है मिनिमम डेविएशन के लिए r1 और r दोनों इक्वल है, छोटे छोटे बताया, मिनिमम डेविएशन के लिए r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r है, तो इसको r लिख सकते हैं सिंपल। ये भी तो r के इक्वल है यहाँ पर, और ये भी r के इक्वल है, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालना है। अबे जाहिर सी बात है, हवा का तो निकालना नहीं, हवा का तो 1 होता है। हमें निकालना है गिलास का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो गिलास का हमने क्या माना हुआ है, 2 माना हुआ है, तो इसका मतलब गिलास का इंडेक्स क्या होगा, 2, और एयर का कितना है, 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये तो होगा। इसको बुक में ऐसे लिख सकते क्या, म्यू टू 1 या एन टू 1, कुछ भी कह लो। एनसीईआरटी में एन टू 1 होगा, देखना, मैं यहाँ म्यू ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या आप एक काम करो, इसको नीचे भी इसको इधर भेज दो, यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू 1, यही क्या होता है, म्यू टू 1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन, ये आप टेंथ डायरेक्टली पढ़ते थे। अब क्या करो, यहाँ से आई की वैल्यू उठाओ, यहाँ ठोक दो, आर की वैल्यू उठाओ, यहाँ ठोक दो, ठीक है। बोलो यार, म्यू टू 1 इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 और साइन आर की वैल्यू कितनी है, ए बाई 2। फिर बता रहा हूँ ए के टर्म में क्यों ला रहे हैं हम इसको, क्योंकि जो आर है वो सरफेस के अंदर बन रहा है, ठीक है, उसकी डिटर्मिनेशन बहुत मुश्किल है हमारे लिए, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसके टर्म में लाओगे। आप सबको पता है, देखो यार, डेविएशन मिनिमम है, बहुत कम है, ठीक है, और हम लोग थिन प्रिज्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं वो एक थिन प्रिज्म के लिए यूज करने वाले हैं, फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है। अब मैं ये वाला ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है।
देखो हम जो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है फॉर थिन प्रिज्म, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एक थिन प्रिज्म के लिए कर रहे हैं। जो थिन प्रिज्म होता है उसके लिए डेविएशन पहले बहुत छोटा है, तो डेविएशन जो है डेल एम वो बहुत स्मॉल है, ए भी काफी स्मॉल होगा। इसका मतलब जो साइन के अंदर जो एंगल बन रहा है वो बहुत छोटा है। और जब आप लोग 11वीं में आपने चीज पढ़ी होगी साइन थीटा टेंड्स टू थीटा इफ थीटा इज स्मॉल, मतलब अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा बन जाती है। कैसे, अब समझाता हूँ। देखिए सबसे छोटा एंगल कौन सा होता है, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इसका मतलब जब हमने एक बहुत छोटा एंगल लिया तो जो एंगल की वैल्यू थी वही उस रेशियो की वैल्यू बन गई, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो ही निकल गई। ठीक है, तो अगर छोटे केस के लिए मान लेता हूँ कि ये x है, तो जब जीरो की जगह पे जीरो आया तो x की जगह पे क्या आएगा, x आएगा। मतलब अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो जो एंगल होता है वही उस रेशियो की वैल्यू बन जाती है। चलो यार बोलते रहो। तो साइन थीटा क्या बन गया, थीटा। सेम तरीके से जब आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो आपका जो म्यू टू वन है वो देखो ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ से आई की वैल्यू यहाँ ठोकी और आर की वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ लगा दी, ये बन गया फॉर्मूला। आपको तो पता है साइन थीटा, थीटा बन जाएगा तो इससे 15 एंगल यूज करेंगे साइन थीटा। अब साइन साइन हट गया ना यहाँ से, साइन थीटा टेंस तो क्या बोला, थीटा बन गया, तो सीधा बस थीटा रह जाएगा। तो डेल एम प्लस ए अपॉन टू, नीचे भी क्या आएगा, ए अपॉन टू, टू से टू कट गया, टैक वही क्या आ गया। ठीक है, बता दो इसको, नोट करते रहना बिल्कुल रोक रोक के, जहाँ पे दिक्कत हुई पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से। तो म्यू टू वन क्या बन गया, डेल एम प्लस ए अपॉन ए, तो ये आ गया आपका इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ दें कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस टाइम पे आपको डेविएशन निकालना होगा। यहाँ पर मैंने इंडेक्स निकाला है, अब डेविएशन निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एम इज इक्वल टू, ब्रैकेट सॉल्व कर दो, म्यू टू वन माइनस वन इनटू, समझ आ रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है बहुत कम आने वाली है। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब जो थिन प्रिज्म के लिए हमेशा रखना, थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन जो है बहुत ही कम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि म्यू टू वन मैक्सिमम इसकी हद से कितनी वैल्यू हो जाएगी, ग्लास की वैल्यू 1.33 होती है। ठीक है, 1.33 माइनस वन, ऊपर से ए से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1.3, ये कितना जाएगा 0.3 इंटू ए कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री को 0.3 से मल्टीप्लाई करके बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए, ये किसके लिए वैलिड है, थिन प्रिज्म के लिए। तो जो डेविएशन होती है वो थिन प्रिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका ला सकता है क्वेश्चन कि डिराइव द मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, आपको ये डिराइव करना है, बोलो यार। ठीक है, जबकि इससे पहले जो डेविएशन था वो क्या था, जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था आई प्लस ई माइनस ए, ये अच्छा खासा था। अगर ये 30 है, 30 लड़ो सबको, ये 30 है, ये 40 है मान लो, 30 40 70, और मान लो ये कितना है, ये 30 है, कम कर लो तब भी इसकी अच्छी खासी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर मिनिमम नहीं है बट यहाँ पर काफी कमाने वाला है वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है, बोलो यार। तो उम्मीद करता हूँ जो अगली क्लास होगी उसमें आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा। उसमें आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा देखो, मैं उसमें बताऊंगा, अभी तो हमने सिर्फ ये कंसेप्ट कवर किया है, ये पूरा थ्योरी का डेरिवेशन है। ठीक है, अगले में बताऊंगा केस क्या होते हैं, मतलब कोई लाइट यहाँ से गई तो वो यहाँ से निकलेगी भी नहीं निकलेगी, कहीं टी आर तो नहीं दिखा देगी। ठीक है, कहीं टकरा के ऐसे घूम के ऐसे तो नहीं आ जाएगी, मतलब क्या क्या कार्रवाई करेगी वो, कहीं ऐसे करते हुए सरफेस तो निकल जाएगी, ग्रेस करते हुए बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, उसकी बहुत सारी कंडीशन होती है। ठीक है, जो ये मैंने टॉपिक कराया है इससे गारंटेड हर साल क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम में। ठीक है, करते रहना, तब तक के लिए